हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था लिपि लिखने का तरीका होती है। लिपि इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। अक्षरों की वर्णों की जो बनावट होती है उसे कहते हैं लिपि। भारत की प्रमुख लिपियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और किस तरह से उसका विकास गुप्त, कुटिल, शारदा, नागरी इन लिपियों में हुआ है ना। और जो हिंदी भाषा है हमारी, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कहा कि देवनागरी लिपि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि। और इसी के आधार पर हम देखेंगे देवनागरी लिपि की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे यह वैज्ञानिक लिपि है, इसमें कौन कौन से गुण हैं। देखिए, गुण हैं तो उसमें दोष भी होंगे, तो उसके दोष क्या हैं, और दोष हैं तो उसमें सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो ये देवनागरी लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, जैसे क के लिए ये चिन्ह है, ख के लिए ये चिन्ह है। वहीं अगर अदर लैंग्वेज या इंग्लिश की बात करें तो क के लिए ये के आता है। वहीं अगर ख की बात करें तो ख के लिए कोई पृथक चिन्ह नहीं है, बस के में एच को ऐड कर दिया है ना। तो लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। जो देवनागरी लिपि है इसमें ऐसा नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे कट, पट, ये सभी जो लिखा जा रहा है वही पढ़ा जाएगा। लेकिन इंग्लिश की बात करें, रोमन लिपि की बात करें तो उसमें क्या होगा? देखिए, CUT कट, PUT पट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यू है और यू है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वह क्या हो रहा है? एक का हो रहा है कट और एक का हो रहा है पुट। क्यों? ये उच्चारण में विभिन्नता ला देता है। लेकिन जो देवनागरी लिपि है इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है ना। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसकी जो वर्णमाला है उसका क्रम भी वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले स्वर दिए हुए हैं। सबसे पहले स्वर दिए हुए हैं, उसके बाद में अयोगवाह दिए हुए हैं। उसके बाद में हम अगर अपना देखें कहाँ, सबसे पहले कंठ देखते हैं, है ना। तो कंठ से क ख ग घ ऐसे है ना। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में तालु आता है, तो च छ ज ज। इस तरह से पूरा क्रम जो है वह वैज्ञानिक पद्धति से है। इसमें मूक वर्ण का अभाव है। जैसे रोमन लिपि में देखें तो रोमन लिपि में है KNOW नो, है ना। तो इसमें के क्या है? के मूक वर्ण हो गया। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो भी लिखोगे आप, जितना भी लिखोगे देवनागरी लिपि में, उन सब का उच्चारण होता है। इसमें मूक वर्ण नहीं मिलता। दूसरा, यह सभी भाषाओं को लिखने में सक्षम है। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी, चाहे अंग्रेजी हो, फारसी, उर्दू, जितनी भी भाषाएं हैं, देवनागरी लिपि सभी भाषाओं को लिखने में सक्षम है। जब देवनागरी लिपि की इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने गुण हैं, तो उसमें ज़रूर कोई न कोई दोष भी अवश्य होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है। जो चीज़ जितनी अच्छी होगी उसमें कोई न कोई दोष अवश्य होता है। तो इसमें देखते हैं हमारी देवनागरी लिपि में कौन कौन से दोष हैं। अधिक फॉन्ट होने के कारण टंकण और मुद्रण में समस्या। अधिक फॉन्ट है, जो देवनागरी लिपि है उसमें अधिक फॉन्ट हैं। जब इसमें सभी भाषाओं को लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं है, है ना। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, ठीक है ना। तो इतने सारे जब फॉन्ट हैं तो टंकण और मुद्रण में समस्या उत्पन्न होती है। शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा क्या होती है? जैसे हमने लिखा शिरोरेखा, ये लिख दिया, उसके ऊपर से फिर हमने ये लाइन कर दी, तो ये क्या है? ये है शिरोरेखा। जब हम प्रत्येक वर्ण पर लाइन करेंगे, शिरोरेखा लगाएंगे, है ना, तो बहुत समय व्यर्थ होता है। तो शिरोरेखा का प्रयोग, ये भी एक दोष है इसमें कि लिखने में समय ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समरूप वर्ण की समस्या। देखिए, ये घ और ये ध, ये पहले ऐसे लिखा जाता था ध, म, और ये भ, पहले भ ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो ये समरूप वर्ण की समस्या उत्पन्न होती थी, पहचानने में समस्या उत्पन्न होती थी। तो अब तो इसमें सुधार कर दिया गया है। अब तो इसको
ध को ऐसे लिखा जाता है और भ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो समरूप वर्ण की समस्या उत्पन्न होती। दूसरा, ये जो घुंडी है इसको हम बोलते हैं गुजराती घुंडी। क्या बोलते हैं? गुजराती घुंडी। अनुस्वार और अनुनासिक में भी भ्रम होता है, जैसे चांद, तो चांद पे क्या लगा? चांद पे लगा अनुनासिक, और गांधी अनुस्वार, है ना। तो इनमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। फिर बात करते हैं एक ही मात्रा की समस्या, कि मतलब स्वर बाद में आए या पहले आए, यानी जो मात्राएं हैं वह बाद में लगे या पहले लगे। जो एक ही मात्रा की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि किला, किला में आ की मात्रा तो बाद में है लेकिन छोटी की मात्रा पहले है ना। तो ये एक समस्या है कि जो स्वर हैं या जो मात्राएं हैं वह बाद में आए या पहले आए। क्लियर है? अब इसके जो दोष हैं इसमें सुधार के लिए समय समय पर प्रयत्न किए गए, संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर। इस तरह से देवनागरी लिपि में सुधार किए गए, तो उन्हें देख लेते हैं। अगर बात करें देवनागरी लिपि की वर्णमाला का सबसे पहले प्रकाशन किसने कराया, तो शिक्षा मंत्रालय ने 1966 में किया। तो देवनागरी लिपि की वर्णमाला का सबसे पहले प्रकाशन शिक्षा मंत्रालय ने 1966 में किया। पहली बार हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में किया गया। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब किया गया? 1967 में, और पुनः 1983 में किया गया। 1904 में लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र के माध्यम से देवनागरी में सुधारों की संभावनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। जो तिलक फॉन्ट है, तिलक फॉन्ट क्या है वो हम देखते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने टाइपों की संख्या कम की थी, टाइपों की संख्या कम की थी क्योंकि देवनागरी लिपि में अधिक फॉन्ट थे, है ना। तो उन्होंने टाइपों की संख्या कम की थी, उन्होंने की थी 190, उसे कहते हैं तिलक फॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सावरकर बंधुओं ने एक ही वर्ण यानी अ पर सभी मात्राओं का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जैसे 12 खड़ी कहा जाता है, जैसे ये अ है, अ पर ही आ की मात्रा, अ पर ही इ की मात्रा, अ पर ही ई की मात्रा, इस तरह से, है ना। यह किसने सुझाव दिया? यह दिया था सावरकर बंधुओं ने। और इस 12 खड़ी का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के हरिजन पत्र में किया गया। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया श्याम सुंदर दास ने। जो पंचमाक्षर होते हैं अंग, य, ण, न, म, ये जो पंचमाक्षर हैं इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? यह दिया श्याम सुंदर दास ने। मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ रखा जाए, यह सुझाव दिया था गोरख प्रसाद ने। किसने दिया था? गोरख प्रसाद ने। कि जैसे एक क है तो क के दाहिने तरफ इस तरफ मात्रा रखी गई, कोई भी मात्रा है वह दाहिने तरफ रखा जाए, है ना। लेकिन इसमें एक क्या है, जो छोटी की मात्रा है बस वही इधर साइड में रखी जाती है। श्रीनिवास महोदय ने अल्पप्राण और महाप्राण के लिए सुझाव दिया। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि सुधार हेतु लिपि समिति का गठन किया था। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि रोमन लिपि का प्रस्ताव भारतीय भाषाओं के लिए किसने दिया? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। और इसी प्रकार जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उन्होंने भी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में किया गया महात्मा गांधी के सभापतित्व में। जब देवनागरी लिपि में इतने सारे सुधार हो रहे हैं तो आरंभिक प्रयत्न भी किसी ने किया होगा। तो जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने देवनागरी में सुधार के आरंभिक प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय ने देवनागरी में सुधार के लिए बंगदूत समाचार पत्र के माध्यम से प्रयत्न किए। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से प्रयत्न किए। नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से मदन मोहन मालवीय ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 6 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसमें यह कहा गया कि जो न्यायालय हैं और प्राइमरी स्कूल हैं उनमें देवनागरी को अनिवार्य कर दिया जाए। क्या कहा गया इसमें हस्ताक्षर अभियान में? कि जो देवनागरी है उसको न्यायालयों में और प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाए। तो क्लियर है, इस तरह से देवनागरी लिपि में सुधार किए गए। और ये जो मानक वर्णमाला है इसका प्रकाशन अभी बताया था, सबसे पहले कब हुआ था? 1966 में। कब प्रकाशन हुआ था? 1966 में। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में। ये इम्पोर्टेंट है।
मानक वर्णमाला का प्रकाशन 1966 में, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में और हिंदी को मानक हिंदी 14 सितंबर 1949 को माना गया और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।